जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एक दोस्तों, बहुत ही बढ़िया एक ऑफर आप लोगों के लिए आ गया है। आप लोग अगर चाहते हिंदी साहित्य को रेगुलर पढ़ना, तो रेगुलर पढ़ने के लिए दोस्तों एक बढ़िया ऑफर और एक बढ़िया दोस्तों स्कीम आपको निकाल के लाए हैं कि आपको इस दिवाली के अवसर पर दोस्तों 20 नवंबर से एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 20 नवंबर 2021 से न्यू बैच स्टार्ट है। इसमें दोस्तों आप 1200 में 12 महीने लगातार हिंदी साहित्य का अध्ययन कर सकते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम की वैकेंसी निकले, चाहे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, मास्टर कैडर, आरपीएससी, किसी भी एग्जाम की दोस्तों वैकेंसी निकले, उसके लिए आपका ये कोर्स वैलिड रहेगा। उसमें आपको दोस्तों तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, तो जिन भी साथियों को 1200 में 12 महीने के इस कोर्स में एडमिशन लेना है, वो सभी साथी ले सकते हैं और निरंतर अपना अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी साहित्य वाले सभी साथी आ जाएं जिनको रेगुलर अध्ययन करना है इस ऑफर के साथ। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही दोस्तों हिंदी साहित्य का ये ऐप भी डाउनलोड कर लो। हिंदी साहित्य वाला केवल हिंदी साहित्य के लिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो पीडीएफ नोट्स के कोर्स लॉन्च किए गए। हिंदी साहित्य छायावाद, छायावाद का पूरा संपूर्ण कोर्स। ठीक है, हिंदी साहित्य के 2000 एमसीक्यू के नोट्स जिनको भी चाहिए वो दोस्तों ऐप में जाकर के ले सकते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल के नोट्स, ऐसे अलग अलग चैप्टर वाइज नोट्स दोस्तों इनके पीडीएफ नोट्स उपलब्ध हैं। तो जिनको भी नोट्स की जरूरत है वो दोस्तों ऐप में जाकर सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में नोट्स को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपन चर्चा करने वाले। यहाँ पर आपको बताना है शब्दानुशासन के लेखक कौन है दोस्तों। कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको बताने होंगे। शब्दानुशासन के लेखक कौन है आपको बताना है। रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद्र, स्वयंभू या फिर सरहपाद। शब्दानुशासन के लेखक बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों आगे बढ़ते रहें। शब्दानुशासन के लेखक कौन है, अच्छा क्वेश्चन है और आपका उत्तर हो जाएगा कि सर हेमचंद्र हैं। हेमचंद्र, आपका जो बी नंबर है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। शब्दानुशासन इनकी कृति है। सरायपात की तो दोहा कोश है दोस्तों। ठीक है, स्वयंभू की तो अपन ने पयुमचर्यु पढ़ी है। पयुमचर्यु, पयुमचर्यु के रचनाकार स्वयंभू है ना। उसके बाद आगे देखते हैं पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया, एक क्वेश्चन आपसे पूछा है तो जल्दी से सभी लोग बताएंगे। वल्लभाचार्य ने, रामानंद ने, रामानुजाचार्य ने या फिर हित हरिवंश ने। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया है, ये क्वेश्चन है आपका विकल्प नंबर 2। और 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सर पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक हैं, जिन्होंने प्रवर्तन किया वो है वल्लभाचार्य। ठीक है, कौन है, वल्लभाचार्य। ये नंबर, कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन आता है कि सूरदास के गुरु कौन थे, तो सूरदास के गुरु का नाम भी दोस्तों ये वल्लभाचार्य था, जिन्होंने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया था। यानी कि आपका एक नंबर बिल्कुल सही है। भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, कबीर के गुरु का नाम क्या था, रामानंद था। ठीक है, रामानुजाचार्य की परंपरा में रामानंद हुए हैं। रामानुजाचार्य की बात करें तो ये श्री संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते रामानुजाचार्य। ठीक है, उसके बाद राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक है हरिवंश माने जाते। राधा वल्लभ संप्रदाय कई बार पूछा गया। ठीक है, तो ये पुष्टि मार्ग आपसे पूछा गया तो आपको वल्लभाचार्य लगाना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अष्टचाप की स्थापना किसने की थी दोस्तों, ये क्वेश्चन तो कई बार आया है और लगभग आपको पता है कि 1565 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आपको पता होगा कि 4 कवि इसमें वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 कवि इसमें विट्ठलनाथ के शिष्य थे। तो आपको पता होनी चाहिए कि वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कौन कौन से थे, कमेंट में आपको लिखना है। और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य इसमें कौन कौन से थे, ये भी आपको कमेंट में लिखना है। 1565 में इसकी स्थापना हुई थी अष्टचाप की। तो अष्टचाप की स्थापना की थी विट्ठलनाथ ने, विट्ठलनाथ ने की थी। ठीक है, यानी कि आपका बी नंबर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है। कविता कौमुदी आपको बताना है तो जल्दी बताएं। कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है, भारतेंदु जी का,
रामनरेश त्रिपाठी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह, ये आपको बताना है। 3 में से ही बता दो ये कविता कौमुदी के रचनाकार कौन है, प्रश्न क्रमांक 4 में। और 4 का बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया है, वेरी गुड। तो यहां पर कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है, तो रामनरेश त्रिपाठी जी का। रामनरेश त्रिपाठी जी का काव्य संग्रह है दोस्तों। और त्रिपाठी जी की अगर बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था ये भी बता दो, और रामनरेश त्रिपाठी किस काल के कवि हैं ये भी आपको बताना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन और आपको बताना है, तो जल्दी से बताओ। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह कौन सा है? हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह बताना है। पद्म पराग है, बोलती प्रतिमा है, अतीत के चलचित्र, या फिर स्मृति की रेखाएं। बताएं रामनरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ था, कौन बताता है, देखते हैं कौन सा ऐसा साथी है जिसने त्रिपाठी जी के बारे में पढ़ा है। त्रिपाठी जी किस युग के कवि हैं ये भी आपको बताना है। और यहां पर हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह, तो 1 नंबर हो गया पद्म पराग, बिल्कुल सही है। ये पद्म सेन शर्मा का माना जाता है दोस्तों, 1 नंबर आपका सही है। तुलनात्मक आलोचना के जनक भी माने जाते पद्म सेन शर्मा। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह जो है वो है पद्म पराग। किसी ने नहीं बताया कि सर रामनरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ था, किसी को पता है तो वो हैं राहुल जयकर जी, वेरी गुड। 1889 में हुआ था दोस्तों, बहुत बढ़िया, धन्यवाद राहुल जी। 1889 में सरोजवित सिवी जी, वेरी गुड। 1889 में जयशंकर प्रसाद का भी जन्म हुआ था। 1889 में दोस्तों किसका, रामनरेश त्रिपाठी का भी जन्म हुआ था। रामनरेश त्रिपाठी को द्विवेदी युग के अंतर्गत रखा जाता है दोस्तों। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र पद्म पराग, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। बंगाल का अकाल रिपोर्ताज के लेखक कौन है? बंगाल का अकाल रिपोर्ताज के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन भी आपका कई बार आया है, तो इसका आंसर आपको चयन करना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6 में आपको राइट आंसर बताना है। और बंगाल का अकाल आपसे पूछा गया है। और जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें दोस्तों। और जिन भी साथियों को 12 महीने हिंदी साहित्य का दोस्तों निरंतर अध्ययन करना है, तो 12 महीने कोर्स में आप 1200 में 12 महीने 1200 में दोस्तों अध्ययन कर सकते हैं। बीच में कोई भी एग्जाम आए, कोई भी वैकेंसी, उसकी तैयारी दोस्तों आपकी इसी में रहेगी, इसी में आप कर सकते हो। ठीक है, तो बंगाल का अकाल यानी कि प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर आपसे पूछा गया और आपका उत्तर है प्रकाश चंद्र गुप्त। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर राइट आंसर। कस्तूरी कुंडल बसे किस विधा की रचना है? कस्तूरी कुंडल बसे किस विधा की रचना है? कहानी विधा की, आत्मकथा की, कविता की, या फिर निबंध की? कस्तूरी कुंडल बसे किस विधा की रचना मानी जाती है? प्रश्न क्रमांक 7 में। और बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, ये आत्मकथा किसकी है ये भी आपको बताना है। ये कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है? 20 नवंबर से न्यू बैच स्टार्ट होगा दोस्तों। 20 नवंबर से हिंदी साहित्य का न्यू बैच स्टार्ट होगा। 0 लेवल से शुरुआत से आपको हम पढ़ाएंगे। तो जिन भी साथियों का सब्सक्रिप्शन समाप्त हो रहा है वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और जिन भी साथियों को दोस्तों न्यू तरीके से पढ़ना है वो दोस्तों एडमिशन ले सकते हैं। 12 महीने में 1200, देखो 100 रुपये महीने आपको लग रहा है। तो कस्तूरी कुंडल बसे ये आत्मकथा है। और ये आत्मकथा किसकी है बताओ, किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। या नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? इसके संपादक कौन थे आपको बताना है। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है, इसके संपादक कौन थे, और ये कब प्रकाशित हुआ ये भी बताना है। बताइए अनुराग यादव जी, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र संपादक कौन थे और कब ये प्रकाशित हुआ ये भी आपको चयन करना। प्रश्न क्रमांक 8 में आपको बताना है। 8 का उत्तर आपको चयन करना है। तो आपने बताया समाचार सुधावर्षण, बिल्कुल सही है। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था दोस्तों समाचार सुधावर्षण। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। ठीक है, और ये उदंत मार्तंड 1826 में प्रकाशित हुआ था।
समाचार सुधा वर्षण 1854 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये भी अपन को याद कर लेना है। तो आगे बढ़ते हैं, सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, चिंतामणि घोष, श्याम सुंदर दास और देवी प्रसाद। सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? ये प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर आपको चयन करना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां से दोस्तों कई बार पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में बताइए कौन सा कथन असत्य है। तो एक क्वेश्चन दिया जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के कवि हैं। दूसरा दिया जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक बने 1900 ईस्वी में। तो अब आपको पता होनी चाहिए कि सर सरस्वती के पत्रिका के संपादक ये तो 1903 में बने थे, 1903 में बने थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये कथन असत्य हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर संस्थापक पूछा गया तो आपको चिंतामणि घोष लगाना है। प्रथम संपादक पूछा जाता तो श्याम सुंदर दास लगाते। 1903 में संपादक कौन बने? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। 1920 के बाद दोस्तों देवी प्रसाद बन गए। तो ये सरस्वती पत्रिका थी जो 1900 में प्रकाशित हुई थी दोस्तों, सरस्वती पत्रिका। ये भी याद रख लेना। प्राणचंद चौहान का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर आपको चयन करना है। सभी साथी लाइक जरूर करें, और जो भी साथी निरंतर अध्ययन करना चाहते हैं हिंदी साहित्य का, वो सभी साथी इस बड़े कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, 1200 में 12 महीने वाला। ठीक है, और ये दिवाली ऑफर है आप लोगों के लिए लिया गया है दोस्तों हिंदी साहित्य के इस कोर्स में। जिनको भी इस बैच में पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। प्राणचंद चौहान का संबंध किस भक्ति शाखा से है, ये आपको बताना है। तो एक क्वेश्चन पूछा था ईश्वर दास किस भक्ति शाखा से, तो ईश्वर दास भी दोस्तों राम भक्ति शाखा से हैं, और प्राणचंद चौहान भी राम भक्ति शाखा से। आपसे पूछा जाता है अग्रदास किस काव्यधारा से? अग्रदास दोस्तों नाभादास के गुरु का नाम क्या था? अग्रदास। तो नाभादास भी राम भक्ति शाखा से, अग्रदास भी राम भक्ति शाखा से, ईश्वर दास भी राम भक्ति शाखा से, प्राणचंद चौहान भी राम भक्ति शाखा से। तो यहां पर आपका एक नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नंबर। और आपको पता है कि इन्होंने रामायण महानाटक दोस्तों ये ग्रंथ लिखा है, रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान ने, और ये राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार? छोटे छोटे क्वेश्चन अपन गलत करके आते हैं और फिर बोला जाता है कि सर हम तो गलत करके आए। ये छोटे छोटे क्वेश्चनों पे हमें ध्यान देना है। क्वेश्चन तो वही आते हैं दोस्तों जो आप पढ़ के जाते हो, लेकिन अपन ध्यान से नहीं पढ़ते, इसलिए वो गलत हो जाते हैं। और जो 4-5 नंबर गलत होते हैं वो हमें सिलेक्शन से पीछे धकेल देते हैं। अब अपन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? बताइए। तो ये तो सभी को पता है कि सर प्रकृति का सुकुमार कवि अगर पूछा है तो सुमित्रानंदन पंत लगा दो। जन्म कब हुआ? 1900 में हुआ। कहाँ हुआ? कोसानी अल्मोड़ा में हुआ। ठीक है, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पल्लव। अब बोले सर इसका रचना काल क्या है? तो रचना काल 1928 है। ठीक है, पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत के बारे में ये चीजें आपको याद रख लेना। नंद दुलारे वाजपेयी ने दोस्तों इन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना। एक क्वेश्चन आया था DSSSB में दोस्तों कि ईला चंद्र जोशी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना? तो ईला चंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को माना था। रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना? तो मुकुटधर पांडे को माना था। इतने क्वेश्चनों को अपन को कवर करना है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने, गजानन माधव मुक्तिबोध ने, इंद्रनाथ मदान ने, या फिर शांति प्रिय द्विवेदी ने? कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कामायनी के बारे में दोस्तों अपन ने एक पढ़ा था कामायनी के बारे में कि सर कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन, कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन, कामायनी एक पुनः विचार, है ना, ये अलग अलग लिख दे दोस्तों। तो कामायनी अध्ययन की समस्याएं, तो एक कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? तो आपका उत्तर है कि सर शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। डी नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ। वेरी गुड आंसर, शांति प्रिय द्विवेदी। ठीक है,
और आगे चलते हैं, दोस्तों, आगे देखते ठंडा लोहा कविता के रचनाकार कौन है। ठंडा लोहा कविता के रचनाकार कौन है। टीजीटी में बहुत सारे लोगों का आया है, पनवर जी 13 का आंसर आपको बताना है। ठंडा लोहा कविता के रचनाकार कौन है। और धर्म की आड़ में बोले सर लोहा भी ठंडा पड़ जाता है। अब ठंडा लोहा कविता के रचनाकार आपको चयन करना है। भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और ठंडा लोहा यानी कि दोस्तों आपका उत्तर है धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। वेरी गुड आंसर। अगला देखो, आत्मजयी के रचनाकार कौन है। आत्मजयी के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। धर्मवीर भारती हैं, दुष्यंत कुमार हैं, नरेश मेहता हैं, कुंवर नारायण हैं, ये सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर आपको चयन करना है, सभी लोग बताएं। आत्मजयी के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। और दोस्तों आत्मजयी, आत्मजयी के रचनाकार आपसे पूछा गया और आत्मजयी आपका उत्तर हो जाएगा कि सर आत्मजयी कुंवर। कुंवर लोग कैसे होते हैं, आत्मजयी होते हैं, आत्मजयी होते हैं। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कुंवर लोग। बहुत बढ़िया। पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है। पर्णदत्त किस नाटक का पात्र है। कल्याणी परिणय का, स्कंद गुप्त का, या फिर अजात शत्रु। सभी लोग बताएं। प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर आपको बताना है और व्यास सम्मान मिला है, बिल्कुल सही रेखा जी। पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है, बताएं प्रश्न क्रमांक। और प्रश्न क्रमांक 15 में आपका राइट आंसर होगा स्कंद गुप्त यानी बी नंबर। ठीक है, स्कंद गुप्त आपका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन है। प्रश्न क्रमांक 16, अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, विद्यानिवास हैं, कुबेरनाथ राय हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर बताइए, जल्दी बताएं। हाँ स्कंदगुप्त दो जगह हो गया, कोई बात नहीं। अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन है। और अशोक के फूल यानी कि अशोक के फूल निबंध हजारों फूल फूलते हैं, बोले सर अशोक में हजारों फूलते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक में कितने फूल फूलते हैं, हजारों, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है, यानी डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है। रांगे राघव, सुरेंद्र वर्मा, शैलेश मटियानी, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अभी आपने अब हिंदी साहित्य को जिनको भी रेगुलर अध्ययन करना है वो सभी साथी अभी बहुत ही अच्छा ऑफर निकाला है अपन ने कि दोस्तों 1200 में 12 महीने तक आप अध्ययन इसमें कर सकते हो, रेगुलर अध्ययन। चाहे एलटी एग्जाम आए तो दोस्तों उसको अपन हिंदी साहित्य को फोकस करके करेंगे। टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्जाम आए तो जिन भी साथियों को रेगुलर अध्ययन, ये कोर्स आपके लिए रेगुलर अध्ययन के लिए निकाला गया कि आप सभी रेगुलर अध्ययन बनाए रखेंगे। सस्ता भी है, कोई आपको बहुत भारी भरकम फीस नहीं भरनी है, मात्र 100 रुपए महीने देकर के, यानी कि दोस्तों आपको फीस तो 1200 लगेगी, 1200 आपकी 12 महीने तक, 1 साल तक वैलिड रहेगा ये कोर्स। निरंतर आपको लाइव क्लास है जहां पर आपके लिए रिकॉर्डेड कोर्स, टेस्ट सब कुछ वहां पर आपके लिए दोस्तों। तो नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है, सभी को पता है कि सर नीला चांद यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह जी की ये रचना है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने, नगेंद्र राम कुमार वर्मा, या फिर रामविलास शर्मा ने। सभी लोग बताएं उत्तर क्या हो जाएगा।
द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 18 में। और 18 का उत्तर आपका जा रहा है यहाँ पर, क्या जा रहा है कि सर कि जो जागरण सुधार काल कहा है। अब एक चीज बताना, आपके घर में अगर नांग आके बैठ जाए तो आप लोग जागरण करोगे कि सो जाओगे? जल्दी से बताना। आपके घर में नांग आके बैठ गए और आप क्या करोगे? सो जाओगे क्या? सो जाओगे तो नींद नहीं आएगी, आप जागरण ही करोगे, जागरण करोगे। तो जागरण सुधार काल कौन कहेंगे? नांग से बनेगा नगेंद्र, नगेंद्र यानी बी नंबर। ठीक है, बोले सर हमारे घर में नांग आके बैठ गए तो हम जागरण करते रहे रात भर। नगेंद्र बी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 19 में बताना है कौन सा मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है? प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन या फिर डॉक्टर देवराज? प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर आपको चयन करना है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है। जागरण करेंगे? बिल्कुल जागरण कर लेना, सोना नहीं है अपन को। ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर बताना है। और मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों में अपन जैनेन्द्र कुमार को पढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों में दोस्तों अपन किसको पढ़ते हैं? और अज्ञे जी को भी पढ़ते हैं। ठीक है, और किसको पढ़ते हैं? और डॉक्टर देवराज को भी पढ़ते हैं, और ईला चंद्र जोशी भी आते हैं इसी श्रेणी में। तो जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे, देवराज और ईला चंद्र जोशी, ये दोस्तों मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों में इनके नाम आते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर देवराज हैं, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अगला देखो, शिवपूजन सहाय एकमात्र उपन्यास इनका, शिवपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। शिवपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर। और ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है क्योंकि एकमात्र उपन्यास है इसलिए महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग बता देंगे यहां पर प्रश्न क्रमांक 20 में। और आंसर हो जाएगा देहाती दुनिया। देहाती दुनिया के लोग बोले सर शिव की पूजन करते हैं। देहाती दुनिया के लोग क्या करते हैं? शिव की पूजन ही सहाय होती है देहाती दुनिया के लोग। ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, आता ही है। और एक क्वेश्चन, देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है, ऐसा पूछ लिया जाता है, या ऐसा पूछ लिया गया कि शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा है, तो अपन को याद रख लेना है देहाती दुनिया। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास कौन सा नहीं है? भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास कौन सा नहीं है? तमस, झूठा सच, आधा गांव, सीधी सच्ची बातें। यानी कि प्रश्न क्रमांक 21 में आपको बताना है। एक बार वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना अपने सभी मित्रों तक। भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे। और दोस्तों नहीं है पूछा है तो बताएं कौन सा नहीं है? तमस तो है, झूठा सच भी है, आधा गांव भी है, सीधी सच्ची बातें ये नहीं है, यानी कि डी नंबर आपका सही है। ये तमस भीष्म साहिनी का उपन्यास है दोस्तों। झूठा सच ये यशपाल जी का उपन्यास है भारत विभाजन पर आधारित। आधा गांव बोले सर ये तो मासूम है, आधा गांव तो ये मासूम रजा का है। ठीक है, तो ये तीनों तमस, झूठा सच और आधा गांव ये दोस्तों भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास हैं। इनको अपन पढ़ेंगे। सीधी सच्ची बातें नहीं है। हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 22 में बताना है। ये क्वेश्चन 2018 आरपीएससी में पूछा गया था दोस्तों। अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? एमपी टेट में भी आया था ये क्वेश्चन। 22 का आंसर आपको चयन करना है नूतन ब्रह्मचारी। सीधा सीधा पूछ लेता कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, लेकिन घुमा के क्वेश्चन पूछा गया कि हिंदी में अंग्रेजी के ढंग का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा, ऐसा पूछ लिया गया। अब अपन तो तैयार थे, पढ़ा था अपन लोगों ने, बोले सर ये परीक्षा गुरु था, ये श्रीनिवास दास का था, श्रीनिवास दास का है ना। और इसका रचना काल 1882 है। इस प्रकार से अपन ने पढ़ लिया। डी नंबर अपना सही हो गया। राजा निर्बसिया आ गया। राजा निर्बसिया कहानी के लेखक कौन है? राजा निर्बसिया, ये क्वेश्चन भी कई बार आता राजा निर्बसिया।
बताओ। बोले राजा को कमल बसिया सर, राजा को कमल बसिया, गुलाब नहीं बसिया, कमल बसिया। तो कमल से क्या बनेगा? कमलेश्वर। और राजा को कमल बसिया, राजा को कमल बसिया, बसिया तो कमलेश्वर। ठीक है, ये नंबर आपका फिर सही हो गया। यहां पर बहुत बढ़िया तीर मारा आप लोगों ने, अच्छा कमेंट बताया। बंग महिला का असली नाम क्या था? आप बताइए। बंग महिला का, ये तो आपको पता ही है। इनकी एक कहानी आपने पढ़ी होगी, बहुत सस्ती और सुंदर कहानी, दुलाई वाली। दुलाई वाली 1907 की कहानी है दोस्तों, ये 1907 की कहानी है दुलाई वाली, बंग महिला की। इनका असली नाम आपसे पूछा गया, ओरिजिनल नाम जिसे अपन इंग्लिश में ओरिजिनल बोलते हैं, ओरिजिनल नाम इनका क्या है? अपन असली नहीं बोलते आजकल, बोले ओरिजिनल नाम बताओ, ऐसे ही बोलते हैं। तो इनका ओरिजिनल नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष। यानी कि आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, जो आपने भी बिल्कुल सही बताया है, तीर मारा है, तीर। कलम का सिपाही, कमल का नहीं, कलम का सिपाही जीवनी के लेखक कौन है? दोस्तों ये तो मैंने कई बार आपसे पूछा है, लेकिन आपकी गाड़ी तो यहां अटकती है। कहां पर? कलम का मजदूर, कलम का मजदूर पर अटकती है। जब आपसे कलम का मजदूर लगाता है, पूछा जाता है, तो आप आओ देखते हो न ताओ, और बोल देते सर कलम का मजदूर, अमृत राय इसमें भी लगा आते हो। लेकिन क्वेश्चन वास्तव में ये नहीं होता। कलम का सिपाही, ये तो अमृत राय की है, ये तो आपने बिल्कुल सही लगाया। प्रेमचंद के पुत्र का नाम अमृत राय था। ठीक है, अमृत राय ने कलम का सिपाही ये जीवनी लिखी थी। अब कभी पूछा जाता है कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, तो कलम का सिपाही प्रेमचंद को कहा जाता है। कलम का मजदूर किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को कहा जाता है। कलम का मजदूर जीवनी लिखी थी मदन गोपाल ने, प्रेमचंद के जीवन पर आधारित थी। ठीक है, अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 26 में बताना है। अकाल पुरुष गांधी, बहुत अच्छा तीर मार रहे हो आज आप लोग, काहे कि क्वेश्चन बड़े सरल हैं, इसलिए तीर बिल्कुल सटीक निशाने पर लग रहा है। अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन माने जाते संजय पाठक जी? बताइए। मुक्तिबोध, नागार्जुन, जैनेन्द्र कुमार या फिर त्रिलोचन? अकाल पुरुष गांधी, अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन है? 26 का प्रश्न आपसे पूछा गया है, और बहुत बढ़िया नाम है कि सर अकाल पुरुष गांधी। बताइए। जैनेन्द्र कुमार, बहुत बढ़िया, जैनेन्द्र कुमार आपका राइट आंसर है। सी नंबर आपने बिल्कुल सही आंसर बता दिया। दूसरी परंपरा की खोज, दूसरी परंपरा की खोज, इसके लेखक कौन है? दूसरी परंपरा, आज ही तो अपन ने पढ़ा था कि सर दूसरी परंपरा की खोज की बात कर रहे हो। कविता के नए प्रतिमान हो गई, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज। ठीक है, और दूसरी परंपरा की खोज अपन को याद करना है। और वाद विवाद संवाद, एक भी पढ़ा था ना अपन ने, वाद विवाद, वाद विवाद संवाद। तो दूसरी परंपरा की खोज, कविता के नए प्रतिमान, वाद विवाद संवाद, ये सभी दोस्तों आलोचनात्मक कृतियां मानी जाती हैं। और ये कृतियां किसकी हैं? नामवर सिंह की। नामवर सिंह की, यानी कि सी नंबर आपका यहाँ पर फिर सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर सही है, वेरी गुड आंसर। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति दोस्तों कि जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है, वो बताना है दोस्तों। वो काव्य धारा, उस काव्य धारा को क्या कहा जाता है? मार्क्सवाद मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन है कि मार्क्सवाद से कौन सा काल प्रभावित था, यही पूछ लेता, सीधा सीधा पूछ लेता, क्या होता, बेचारे बच्चे परेशान तो नहीं होते। हिंदी साहित्य में मार्क्सवाद से प्रभावित कौन सा काल है? तो कौन सा काल है? अब सीधा तो पता है कि सर प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते? बोले सर सुमित्रानंदन पंत माने जाते हैं। सुमित्रानंदन पंत की प्रगतिवादी रचना कौन सी है? तो अपन लगाते हैं कि युगवाणी भी इनकी रचना है दोस्तों, इनकी ग्राम्या भी प्रगतिवादी है। ठीक है, तो ये प्रगतिवाद, यानी ये नंबर आपका सही है। रामविलास शर्मा जो हैं, ये प्रगतिवादी आलोचक माने जाते हैं, यानी कि ये मार्क्सवादी आलोचक हैं। ठीक है, ये लड़की किसकी रचना है दोस्तों? 29 का आंसर आपको बताना है। ये लड़की, ये लड़की बताओ, ये लड़की किसकी रचना मानी जाती है? क्वेश्चन अभ्यास आपको बहुत अच्छे से करना है। जितना आप अभ्यास करोगे, जितने अच्छे से अभ्यास करोगे, उतनी ज्यादा जाएगी
और ऐसे कितने साथी हैं जो 1200 वाला कोर्स लेना चाहते हैं, 1200 में 12 महीने, 1200 में 12 महीने, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है, तो ये लड़की किसकी रचना है, 29 का आंसर, और 29 में ये लड़की कृष्णा शोभती। बोले सर ये लड़की कृष्ण की पूजा करती है, ऐसे याद कर लो ना, ये लड़की कृष्ण की पूजा करती है। अब पूजा करती है तो फल मिलेगा, पास हो जाएगी, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। कृष्णा सोपती की कौन सी कृति सांझी संस्कृति पर आधारित है दोस्तों, सांझी संस्कृति पर आधारित है, कौन सी कृति है, सभी लोग बताएंगे। 5 वाली क्लास तो चल रही है, जयंत कांतिवाल जी 5 वाली क्लास में आ जाया करो भैया, बताएं रचना सोपती की कौन सी कृति सांझी संस्कृति पर आधारित है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, 30 का क्वेश्चन बताना है मित्रों। मरजानी, हम हसमत, यारों का यार, या फिर जिंदगी नामा। तो कृष्णा सोपती की कौन सी कृति सांझी संस्कृति पर आधारित है, प्रश्न क्रमांक 30 में, और उत्तर है कौन सी है, जिंदगी नामा। बोले जिंदगी नाम कर दी कृष्ण के, जिंदगी नाम कर दी कृष्ण के, कृष्ण के। तो ये याद रख लेना, कृष्णा सोपती की एक संस्कृत सांझी संस्कृति पर आधारित रचना है जिंदगी नामा, ठीक है। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है, ये पूछा गया 31 में। परती परिकथा, वरुण के बेटे, मेला आंचल, या फिर आधा गांव। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है, प्रश्न क्रमांक 31 में पूछा गया। सभी लोग लाइक जरूर कर दें दोस्तों, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास आपसे पूछा गया है, तो आपने बताया मेला आंचल। अब मेला आंचल का अगर आपसे पूछा जाए कि रचनाकार कौन है, तब आपका उत्तर हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु यानी कि आपका सी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सी नंबर आपका सही है, बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं, किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं, किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं, प्रश्न क्रमांक 32। जयंत जी पढ़ लो भैया, कभी ना कभी आएगी काम में आलोचना भी। किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं, ये बताना है, संस्कृत, तमिल, गुजराती, या फिर मराठी। प्रश्न क्रमांक 32 का आंसर आपको बताना है, और 32 में दोस्तों वो भाषा है कौन सी, वो भाषा है जिस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं, वो भाषा है मराठी। मराठी में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं, देखो अनीता राणा जी ने सी बता दिया, बहुत बढ़िया। मराठी में उपन्यास को क्या कहते, कादम्बरी, ठीक है। याद रखो, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। ये भी क्वेश्चन आता है एक, निम्न में से बताइए किस भाषा की लिपि देवनागरी है, तो मराठी की भी देवनागरी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर बताना है, यहां पर आ जाओ, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है, ये बताना है, सेवा सदन, कर्म भूमि गबन, या फिर मंगल सूत्र। प्रश्न क्रमांक 33, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है, ये आपको बताना है, और उत्तर आपका हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 33 में, सीधा आंसर हो जाएगा कौन सा, मंगल सूत्र। बोले सर मंगल सूत्र अधूरा रह गया, डी नंबर आपका सही हो जाएगा, मंगल सूत्र सही है। कवि प्रिया के रचनाकार कौन है, कवि प्रिया के रचनाकार कौन है, केशव दास, सूरदास। ये अलंकार संबंधी ग्रंथ है दोस्तों, कवि प्रिया। आपसे पूछा जाता है केशव दास का कौन सा अलंकार संबंधी ग्रंथ है, तो आपको याद रख देना है, ठीक है, याद रखना है कवि प्रिया केशव दास, केशव दास। ये नंबर आपका सही है, ये नंबर सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। केशव दास का जन्म बता दो जरा, कब हुआ था केशव दास, रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं केशव दास। विज्ञान गीता एक इनकी रचना है, विज्ञान गीता, ठीक है। कीर्तिलता के रचनाकार कौन है, कीर्तिलता जिसकी भाषा दोस्तों अबहट्ट है, किसकी है, कीर्तिलता की भाषा क्या है, अबहट्ट है, ठीक है। अब कीर्तिलता के रचनाकार कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो जल्दी से सभी लोग बता दो सेल्फ स्टडी क्लासेस को, जिन्होंने भी दोस्तों है ना
जिन्होंने भी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो सभी साथी कर लें और कीर्ति लता के रचनाकार बता दें तो विद्यापति हो जाएगा। विद्यापति यानी कि आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और विद्यापति ने कीर्ति लता और कीर्ति पताका ये दो रचनाएं अबहट्ट भाषा में लिखी थी दोस्तों। ठीक है, इन्हें मैथिल कोकिल कहा गया। लेकिन एक क्वेश्चन है आपके लिए कि किस रचना के कारण इन्हें मैथिल कोकिल कहा गया, ये आपको बताना है। किस रचना के कारण विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया, आपको बताना है। राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किससे माना? राम कुमार वर्मा ने। अब आपसे क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, आपसे पूछा जाता है कौन सा असंगत है, तो ये एक दिया जाता है राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू, है ना, राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा, ठीक है, फिर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने फिर दिया जाता है देवसेन। असंगत पूछा जाता है तो आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी लगाना है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो किसको माना? अब्दुल रहमान को माना। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, हम पढ़ते हैं फुटकर में और ये पूछ लेते हैं आपसे थोक में, थोक में पूछ लेते हैं। एक क्वेश्चन में इन्होंने 4 क्वेश्चन पूछ लिए आपसे, थोक में पूछते हैं नंबर 1 देते हैं, अपन फुटकर में पढ़ते हैं। और राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? स्वयंभू को माना। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वयंभू। ठीक है, मौर्य विजय के रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 37 में बालकृष्ण शर्मा नवीन, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ तो उत्तर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं। प्रश्न क्रमांक 37 में मौर्य विजय के रचनाकार कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बालकृष्ण शर्मा नवीन, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, या फिर इनमें से कोई नहीं। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 37 में आपने सही उत्तर लगा दिया कि सर मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त जी की रचना है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर। ठीक है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर हुआ था और कब हुआ था, ये भी आपको बताना है। बताइए, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहां और कब हुआ था, ये क्वेश्चन बताए, आपसे पूछा गया है। सभी लोग बताएंगे और सभी साथी दोस्तों जिनको भी क्या पढ़ना है, जिनको भी रेगुलर अध्ययन करना है, ठीक है, जिनको भी रेगुलर अध्ययन करना है उनके लिए कोर्स लॉन्च किया गया है 1200 में 12 महीने। ठीक है, आप हिंदी साहित्य को रेगुलर अध्ययन कर सकते हैं। और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 38 का आंसर तो ये हुआ था दोस्तों नागपुर में, नागपुर में हुआ था। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया आपने, बी नंबर सही है, 1975 को हुआ था, ये भी आपका सही हो गया। उत्तम का विलोम क्या है दोस्तों? उत्तम, उत्तम का विलोम क्या है? अधम, उदार, उग्र, या फिर अवनत। यानी कि 39 का उत्तर आपको बताना है कि उत्तम का विलोम क्या होता है, ये प्रश्न क्रमांक 39 में। और उत्तम का विलोम है दोस्तों क्या? अधम। उत्तम का विलोम होता है अधम। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये आते हैं, कौन सा नदी पर्यायवाची, नदी का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा नहीं है नदी का पर्यायवाची? सरिता, तटनी, अपगा, या फिर तरणी। कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 40 में। और 40 का उत्तर है आपका नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, और आपका उत्तर हो जाएगा कि सर सरिता है। ठीक है, तरणी है, तटनी है, अपगा है, कौन सा नहीं है तो नदी का पर्यायवाची? अपगा भी है नदी का पर्यायवाची। अब देखो बहुत सारे लोग सी लगा रहे हैं, कुछ लोग डी लगा रहे हैं, यही तो होते, हमें नदी का पर्यायवाची पता नहीं है। अब बताओ, यही होता है, यही गड़बड़ हो रहा है सभी के सामने, क्योंकि आप लोग नदी का पर्यायवाची जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, किसी ना किसी एग्जाम में नदी को रख दिया जाता है, और नदी का पर्यायवाची तरणी नहीं है दोस्तों, तरणी। ये डी नंबर आपका सही हो जाएगा, तरणी। ये नदी का पर्यायवाची नहीं है। बहुत बढ़िया, सभी साथियों को धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें और बने रहें इसी प्रकार से। और ये दिवाली ऑफर एक कोर्स अपने लिए निकाला गया है, उन सभी स्टूडेंटों के लिए निकाला गया है जो रेगुलर अध्ययन करना चाहते हैं। ठीक है,
20 नवंबर से न्यू बैच स्टार्ट करेंगे। जिनको भी एडमिशन लेना उसके पहले सारे साथी एडमिशन ले लें। हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में 1200 में 12 महीने, ठीक है। आपका रेगुलर अध्ययन होगा, आपसे कोई ज्यादा फीस नहीं ली जा रही है, सिर्फ उतनी फीस ली जा रही है जिससे आप पढ़ सको आसानी से, ठीक है। तो जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है वो बिल्कुल भी देर ना करें और अपना रेगुलर अध्ययन बनाए रखने, केवल इस बैच का उद्देश्य है कि अध्ययन रेगुलर चलता रहेगा, रिकॉर्डेड भी रहेगा, लाइव क्लासें भी रहेंगी, ठीक है, टेस्ट भी रहेंगे। सारे साथी बहुत सारे लोगों को है, तो जो भी साथी चाहते कि हमारा अध्ययन छूटे ना और रेगुलर अध्ययन करें, तो वो साथी इसमें एडमिशन लेकर के अपना अध्ययन करें और दोस्तों आगे बढ़ते रहें। वीडियो को लाइक करें और सभी साथी, मैं तो कहता हूं कि सभी साथी जिनको भी चाहिए कि रेगुलर अध्ययन बना रहे, क्योंकि जो आपने पढ़ा है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी साथियों के लिए। दोस्तों जो भी साथी पढ़ना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश से रामकिशन जी, बिल्कुल रामकिशन जी, वेरी गुड, धन्यवाद। और आज के इस वीडियो के लिए बस इतना।